नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी बाज की कहानियों में। आज की हमारी कहानी का नाम है गुनाहों का देवता और आप सुन रहे हैं एपिसोड 2। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके खंभे की कॉर्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक छोटा सा लड़की का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन इसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमीटे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पताल मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज। वहां बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर। एक मुर्गा जो आहते में कुकड़ूकू कर रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने उब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर। सुधा बीबी से क्या कहेंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे के पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी नहीं आई हो। वो बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाल बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हों। वो दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वो सचमुच रोजलान था। वो बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों को कटघरे बेगमबेलिया भी फूल रही थी। लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन भूल चुका है, क्योंकि नेस्ट्रीशियम या स्वीटपी या फ्लक्स कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगमबेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छांट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ना था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंग की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वो अपने दिल के पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वो अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फगुनी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरह मुंह किए हुए
ये गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, ये अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वो एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियां और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी, ये गुलाब जाने क्यों उदास है। और ये दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवन की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन के गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुक कर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वो फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगमबेलिया के कुंज से छन कर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह हुस्नुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ लें, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वो झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, "Here you are. I have caught red-handed today." ये तुम हो? हाँ, तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हो। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वो उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़ कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुआ था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वो हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में। वो हाँफता हुआ, "ओह, मैं कहता था कौन ले जाता है?" ओह, वो हाँफता जा रहा था। "आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे।" वो चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, "क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाए, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर।" और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वो धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं। हाय रे मैं। और सचमुच वो जैसे रोने लगा। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूं। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रोका। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर ना होता तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे मार डाला इसने, दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेदिड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम होता है। जबान संभाल कर बोलो, वो मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। ये बीमार और कमजोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से, मैं फोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई मैं डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी होगी। मैं नहीं जानता था। उसने और भी घबरा कर कहा, माफ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी
पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले, चंदर ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफी मांगती हूँ, आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वो नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वो सद्य स्नाता सहता सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए, बटी तुम्हारे पीछे मैं बेदड़ गाउन में भाग आई। और बेदड़ गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से से मारे चंदर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वो 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडिया होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वो हल्की पतली भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसे लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वो गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी मम्मी। कौन मम्मी? ये मेरी बहन परमिला डिक्रूज। ओ, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और अब कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लेनेन का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होंठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। पराई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा, फिर वो भी तब जबकि उसके होंठ पर ना केवल बोली अच्छी लगती हो, वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की आदत थी और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वो ये अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढीली देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वो जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हट जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत है। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देखूं। और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं मैं। धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। ये वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सके। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वो स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। ये लीजिए, कपूर ने दे दी। ये तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हें कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी।
यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी में। लेकिन फिर आज डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए। और स्पीच के कागज को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं नहीं, बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए मेरे भाई है ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उससे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वो लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। ये गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और उन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त उनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। उन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वो चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वो घर आई और बहुत बिगड़ी, बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वो लड़की का सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा। लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वो मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वो बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वो सार्जेंट को प्यार करती थी। वो कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर रह सकती थी। भला उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा रहता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वो मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर की स्टडी रूम में चलें। चलिए, बंद चंद्र बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग का सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगाने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेजें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा हुआ था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती है? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। पम्मी बोली, आपने ट्रेनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वो तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। कपूर ने कहा, हाँ भाई, वो मेरे सगे नाना थे और वो अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाइयत अपनानी पड़ी। ये मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही ये जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि ये लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी।
ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया, बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वो कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूं, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा ताजुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं। क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं, बिल्कुल, मम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, मैं और बट्टी। सिर्फ बट्टी से बात करने का मौका मिला। बट्टी मेरा भाई, वो भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं, आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भोले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो, कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भोले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिक्रूज, नहीं नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि ये साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बट्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, ये। पम्मी उठी और बट्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। बट्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बट्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बट्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा धन्यवाद। पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वो पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पढ़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था? वो आई थी और पूछ रही थी, बट्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जन के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर अस्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हमसे से मिली थी वो, लेकिन बर्टी वो सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वो बोली, बर्टी की ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बट्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर निकलने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौक उठा। पम्मी और बट्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बट्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बट्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वो छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वो तन कर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है।
अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की अंगुली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी पम्मी मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वो पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताजुब क्यों क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वो बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागल पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी की पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ। इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तो थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वो अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वो कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट कर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने और घुमाकर कहा, देखो पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना, कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहां उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचने चले तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियां हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वो चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क, दाई और चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाई और ऊंची ऊंची टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वो थे गेसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बॉस के झाड़ के पीछे किसी चीज के फूल हैं। पुराने पीपल का गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वो सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वो किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थीं। इसीलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस
महाविनिष्कर्मण और उसके बाद लतरों की छाह में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छाह में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटे रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, ये वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, ये गेसू सुनाया करती थी, और शरत के उपन्यासों से लेकर ये उसकी मालिन ने गिल्ट का कड़ा बनवाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी, और जितना भावुक प्यार अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थे, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसू शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसू अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्वमेश पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसू हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने का, प्यार करने के बाद उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसू खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसू की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वो भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसू और सुधा के स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साहिबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसू हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसू की और फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वो सभी की प्यारी थी। प्रभा से आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसू बानो, थोड़ी देर के लिए सुधारनी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसू हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसू ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है। कम्मो बोली, गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसू और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसू, गेसू के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा मिस उबालकर खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में किताब लिए हुए उसी पर निगाहें लगाए वो बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वो खुशक होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसू ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसू की ओर देखा और डांट कर कहा, गांधी से क्या मतलब है? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।